तो हेलो नेस्टीज, कैसे हो सब लोग। आज हम 10 ऐसी मूवीज डिस्कस करने वाले हैं जिन्हें देखने के बाद किसी भी इंसान का नजरिया और थॉट प्रोसेस पूरी तरह से चेंज हो सकता है। इनमें से कुछ मूवीज वेरी रियलिस्टिक साइंस का यूज करती हैं और कुछ हाइपर रियलिस्टिक फिक्शन क्रिएट करके हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या ये सब किसी दिन सच हो सकता है। शुरू करते हैं पहली मूवी से। 1995 में बनी अपोलो 13। ये फिल्म एक रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड है, जो कि एस्ट्रोनॉट जिम लोवेल, जिसको इस फिल्म में टॉम हैंक्स प्ले करते हैं, उनके साथ आउटर स्पेस में क्या हुआ था उस पर फोकस करती है। टोटल 3 एस्ट्रोनॉट्स चांद की ओर निकलते हैं, जिसका नाम होता है टाइटुलर लूनार मिशन, और शुरू में उनकी जर्नी काफी अच्छी होती है, लेकिन बीच में ही उनके शिप में एक ऑक्सीजन टैंक एक्सप्लोड हो जाता है, जिसकी वजह से उनके चैम्बर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। लकीली सारे एस्ट्रोनॉट्स बहुत मुश्किल से इस कैटास्ट्रॉफिक इवेंट को सरवाइव कर जाते हैं, लेकिन किस तरह से उन्होंने सारी मुश्किलों से बच के वापस अर्थ पर लैंड किया, उन सब चीजों को ये फिल्म बहुत एक्यूरेटली बताती है। इस फिल्म को एक एक्चुअल एस्ट्रोनॉट जिनका नाम क्रिस हैडफील्ड होता है, उन्होंने कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहा था कि ये फिल्म उस समय की सबसे ज्यादा रियलिस्टिक स्पेस मूवीज में से एक है। 2013 में बनी मूवी हर। ये फिल्म एक लोनली और इंट्रोवर्ट राइटर के बारे में है, जिसका नाम थियोडर होता है, जिसका रोल वॉकिन फीनिक्स ने प्ले किया है, जिन्हें आज हम फेमसली जोकर के रोल के लिए जानते हैं। एक दिन थियोडर एक नया कंप्यूटर खरीदता है, जिसकी मदद से वो उसकी स्क्रिप्ट अच्छे से लिख सके, और तभी उसकी मुलाकात होती है समांथा से, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम होता है, जिसको इस फिल्म में वॉइस दी है स्कारलेट जोहानसन ने। Hello, I'm here. और धीरे धीरे थियोडर को उस एआई यानी कि समानता से प्यार हो जाता है। और फिर जिस तरह से इस फिल्म के एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्क्रीन प्ले की मदद से हम एक एआई और ह्यूमन का इंटरेक्शन देखते हैं, वो तुम्हें इम्प्रेस कर देता है, और इसी स्क्रीन प्ले के लिए ये फिल्म ऑस्कर भी जीतती है। उस समय जब एआई इतना ज्यादा प्रचलन में नहीं था जितना आज है, इस फिल्म ने एआई के कैरेक्टरिस्टिक्स को बहुत एक्यूरेटली दर्शाया था। अब समंथा जैसी चीज तो आज 2023 में एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन जिस तरह से चैट जीपीटी इवॉल्व कर रहा है, वो दिन भी दूर नहीं होगा जब एक इंसान एक एआई से प्यार करने लगेगा। Are you leaving me? We're all leaving. 2015 की फिल्म द मार्शियन। ये वो फिल्म है जिसमें से फिल्म मेकर्स ही नहीं बल्कि नासा के साइंटिस्ट भी इन्वॉल्व थे, और ये आज तक की मोस्ट एक्यूरेट एस्ट्रोनॉमिकल फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म में एक क्रू मार्स पर जाता है, लेकिन उसमें से एक एस्ट्रोनॉट को वो लोग मार्स पर ही छोड़ देते हैं, ये समझ के कि वो सैंड स्टॉर्म की वजह से मारा जा चुका है। What about the proximity radar? Could that detect Friday's suit? उस एस्ट्रोनॉट का नाम होता है वेटनी, जिसे अब मार्स पर अकेले रहकर सरवाइव करना पड़ता है। और फिर जिस तरह से वो मार्स पर खाना कल्टीवेट करता है, हाइड्रोजन का यूज करके पानी बनाता है, वो सब एज एन ऑडियंस तुम्हें नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस देता है। साथ ही साथ इस फिल्म की एक्यूरेसी इतनी हाई थी कि नासा इस फिल्म को एक रेफरेंस की तरह यूज करता है उनके एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेन करने के लिए, जो कि फ्यूचर मैन ऑन मार्स मिशन का हिस्सा होने वाले हैं। I got him! 2014 में बनी वेरी फेमस इंटरस्टेलर। इस फिल्म ने हमें वो दिखाया था जिसे हमने पहली बार 2019 की इस ब्लर्ड इमेज में देखा था, ब्लैक होल। ये ब्लैक होल इतना एक्यूरेट था कि इसके पास जो एस्ट्रोनॉट्स गए थे उनकी एज कम रफ्तार से बढ़ी, और जो एस्ट्रोनॉट्स इससे दूर दूसरी स्पेसशिप में ऑर्बिट कर रहे थे उनकी एज रिलेटिवली तेज रफ्तार से बढ़ी। ये फिल्म एल्बर्ट आइंस्टाइन की स्पेशल और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को सबसे अच्छी तरह से दर्शाती है। और जब इस फिल्म का मेन एस्ट्रोनॉट अर्थ पर वापस पहुंचता है, तब वो उसकी बेटी से मिलता है, जो कि बूढ़ी हो चुकी होती है। इस फिल्म को क्रिस्टोफर नोलन ने डायरेक्ट किया था, और इसने टोटल 5 ऑस्कर जीते थे, इंक्लूडिंग बेस्ट विजुअल इफेक्ट। और इस फिल्म में जो एस्ट्रोनॉट सूट्स बनाए गए थे वो एक्चुअल में काम करते हैं, जिसमें ऑक्सीजन सप्लाई और कूलिंग चैम्बर इंक्लूडेड था, जिससे कि एक्टर्स को ज्यादा दिक्कत ना हो इस फिल्म को शूट करते समय, और इस सूट का वजन 15 किलोग्राम तक पहुंच जाता था। 2010 में बनी इंसेप्शन। चोर तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन इस फिल्म का मेन कैरेक्टर एक ड्रीम शेयरिंग टेक्नोलॉजी का यूज करके सोते हुए लोगों के सपनों में से बड़े बड़े सीक्रेट चुराता है। इसी के चलते वो मोस्ट वांटेड इंसान बन जाता है कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में। Subconscious is motivated by emotion, right? Not reason. We need to find a way to translate this. और जब वो पकड़ा जाता है तो उसे ऑफर किया जाता है कि तुम्हें तुम्हारे सारे क्राइम की सजा नहीं मिलेगी अगर तुम एक टास्क करोगे जिसमें तुम्हें ड्रीम शेयरिंग टेक्नोलॉजी का यूज करके आइडिया चुराना नहीं, बल्कि एक दूसरे इंसान के दिमाग में आइडिया डालना है। ये फिल्म एक इंसान के ड्रीम्स किस तरह से वर्क करते हैं उन्हें पर्दे पर दर्शाने का काम करती है, और हमें इससे ये भी पता चलता है कि ह्यूमन ब्रेन का कॉन्शियस और सबकॉन्शियस पार्ट किस तरह से काम करता है। ये फिल्म तुम्हें गिल्ट, रिवेंज और मेन कैरेक्टर का पास्ट ट्रॉमा और रिलेशनशिप के इमोशन से बांध के रखती है। अगेन डायरेक्टेड बाय क्रिस्टोफर नोलन, इस फिल्म ने टोटल 4 ऑस्कर जीते थे, जिसमें से एक बेस्ट सिनेमेटोग्राफी के लिए मिला था। Come back for you. 2004 में बनी प्राइमर। अगर एक दिन तुम्हें अचानक से टाइम मशीन मिल जाए तो तुम क्या क्या करोगे। ये फिल्म 2 इंजीनियर्स के अराउंड रिवॉल्व करती है, जो कि उनके गराज में एक प्रोजेक्ट पे वर्क करते हुए गलती से टाइम ट्रेवल डिस्कवर कर लेते हैं। उसके बाद वो एक मशीन बनाते हैं जिससे कि वो समय में पीछे जा सकें। शुरुआत में तो वो टाइम मशीन का यूज करके छोटे मोटे फायदे उठाते हैं, जैसे कि पहले ही स्टॉक मार्केट देख लेना और फिर उसमें पैसे डाल देना, लेकिन इवेंचुअली वो खुद के ही पास्ट वर्जन के साथ इंटरेक्ट करना शुरू कर देते हैं, जो कि पैराडॉक्स सिचुएशन क्रिएट कर देता है, जिसके चलते उनकी जान पर बनाती है। ये फिल्म एक बहुत ही लो बजट फिल्म थी, जो कि सिर्फ $7,000 में बन गई थी, और इसमें टोटल 5 क्रू मेंबर्स थे, और जब ये फिल्म रिलीज हुई तो इसने टोटल $8.5 लाख की कमाई की थी।
2018 में बनी एनाहिलेशन। इस फिल्म में लीना नाम की एक लड़की होती है जो कि एक मिशन को ज्वाइन कर लेती है जिसमें एक मिस्टीरियस जगह को इन्वेस्टिगेट करना होता है जिसका नाम होता है दी शिमर। वो ये मिशन इसलिए ज्वाइन करती है क्योंकि उसका हस्बैंड भी पहले ये मिशन कर चुका था, लेकिन जब वो वहाँ से वापस लौटा तो वो बहुत बुरी हालत में था और उसी का इलाज ढूंढने के लिए वो वहाँ पर वापस जाती है। लेकिन द शिमर वो जगह थी जिसमें से आज तक कोई बाहर नहीं आया था, सिर्फ लीना के हस्बैंड को छोड़ के, और इसीलिए किसी को पता भी नहीं था कि उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। लेकिन जब लीना उसके अंदर जाती है तो उसे वहाँ पर बहुत ज्यादा डेंजरस क्रीचर्स देखने को मिलते हैं, इंक्लूडिंग म्यूटेटेड प्लांट्स। और आखिर में उसे पता चलता है कि उसका हस्बैंड जो लौट के वापस आया था वो एक क्लोन था, और एक्चुअल में जो उसका हस्बैंड था उसको शिमर में एक भयानक जीव ने कैद करके रखा हुआ था। इस फिल्म में बायोलॉजिकल म्यूटेशन का बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन हुआ है, जिसमें नैटली पोर्टमैन ने एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के साथ एक हॉरर वाइब ट्रांसमिट करी है जो कि ऑडियंस को इस मूवी से बांध के रखती है। 1997 में बनी कॉन्टैक्ट। ये कहानी डॉक्टर इली एरोवे के बारे में है जो खुद में सेल्फ बिलीव रखती हैं कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं, और वो उनके पूरे जीवन में इसी खोज में लगी रहती हैं कि कभी तो उन्हें किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पीशीज का कांटेक्ट मिलेगा। एक रात उनकी सैटेलाइट में उन्हें एक मिस्टीरियस सिग्नल मिलता है जिसे देखकर उनकी आंखों में चमक आ जाती है। इस सिग्नल को जब उन्होंने डिकोड किया तो उन्हें पता चला कि इस सिग्नल की एक खास बात थी। Can you clean it up any more than that, fish? I'm working on it. ये सिग्नल एक सीरीज ऑफ प्राइम नंबर्स थे जिससे उन्हें क्लियर पता चल गया कि ये मिस्टीरियस सिग्नल किसी इंटेलिजेंट लाइफ ने भेजा है, और जब इसके ऊपर और खोज की गई तब उन्हें पता चला कि ये सिग्नल स्टार सिस्टम वीगा से पर्पसली भेजा जा रहा है। लेकिन बातें इंटरेस्टिंग और भी ज्यादा तब हुई जब अगले सिग्नल में एलियन स्पीशीज ने उनसे कहा कि वह एक मशीन बना लें जिसमें वेरी हाई साइंटिफिक नॉलेज का यूज हुआ था जिसे अभी तक ह्यूमंस ने भी डिस्कवर नहीं किया था। ह्यूमंस ने वो इंस्ट्रक्शंस का यूज करके वो मशीन बना ली और उन्हें पता चल गया कि ये एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस है जिसकी मदद से वो वीगा स्टार सिस्टम में पहुंच के एलियन से मिल सकते हैं। और यहीं पर पॉलिटिक्स शुरू होती है जो कि इस फिल्म का मेन एस्पेक्ट है, जहां पर बहुत सारे इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट्स भी दिए जाते हैं। लेकिन जब डॉक्टर इली से पूछा जाता है क्या तुम भगवान में बिलीव करती हो, तो वो कहती है नहीं, इसलिए उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है ये सोच के कि एलियन से पहला ह्यूमन इंटरेक्शन किसी ऐसे इंसान का होना चाहिए जो भगवान में मानता हो। इसलिए उनकी ही टीम में से डॉक्टर पाल्मर को चुना जाता है एलियन से मिलने के लिए, जो कि एक गॉड बिलीवर होते हैं। पाल्मर और इली एक दूसरे से प्यार भी करते थे, और इसलिए ये मूवी एक इंटरेस्टिंग मोड़ ले लेती है जहाँ पर प्यार, तकरार और एलियन से पहले कौन मिलेगा इसका एक बेहतरीन ड्रामा देखने को मिलता है, और इस फिल्म को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। It's a triple, no, quadruple system. It's beautiful. 2005 में बनी माइनॉरिटी रिपोर्ट। ये फिल्म 2054 में सेट है जहाँ पर 3 लोग मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं जिसका नाम होता है प्री क्राइम। ये ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में होने वाले क्राइम्स को प्रेडिक्ट करती है जिसकी मदद से वह इस दुनिया को क्राइम फ्री कर सके। इन 3 लोगों में से एक का नाम होता है जॉन एंडरटन, जिसको इस फिल्म में टॉम क्रूज प्ले करते हैं। और एक दिन जब वो तीनों मिलकर क्राइम प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एंडरटन खुद ही एक क्राइम कमिट करने वाला है फ्यूचर में। इसलिए एंडरटन उसकी खुद की ही ऑर्गेनाइजेशन से दूर भागने लगता है क्योंकि उसके मुताबिक वो कभी क्राइम कर ही नहीं सकता, और इसी चक्कर में वो प्री क्राइम ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्स्पिरेसी और करप्शन ढूंढ लेता है। फिर उसके बाद कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग इवेंट्स होते हैं जिसकी वजह से ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन का पर्दाफाश हो जाता है और इसे डिसमेंटल कर दिया जाता है। क्योंकि ये फिल्म फ्यूचर में सेट है तो इस फिल्म की सेट बिल्डिंग और डिजाइन तुम्हें साइंस लेवल एक्साइट और अट्रैक्ट करती है। Don't run. You don't have to chase me. 2016 में बनी अराइवल। क्या हो जब अचानक से एलियंस अर्थ पर यूएफओ में बैठ के मंडराने लगे। ये फिल्म इसी चीज पर बेस्ड है जब 12 एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पेसक्राफ्ट अर्थ की अलग अलग लोकेशंस पर मंडराने लगते हैं, और इसलिए यूएस गवर्नमेंट एक फिजिसिस्ट और एक लिंग्विस्टिक जिसका नाम लुइस होता है उन्हें हायर करती है जिससे कि वो समझ सकें कि एलियंस प्लेनेट अर्थ पर क्यों आए हैं। ह्यूमंस इन एलियंस का नाम हेटापॉड्स रखते हैं, और जब उनसे इंटरेक्ट करने की बारी आती है तो वो एलियंस कुछ सर्कल्स बना के उनकी भाषा लिखते हैं, और जब लुइस उनकी भाषा डिकोड करती है तो उसे टाइम एक अलग तरह से चलता हुआ महसूस होता है। I need you to send a message to the other sites. जिसकी वजह से वो एलियंस के उस मैसेज को कई बार गलत तरह से इंटरप्रेट कर लेती है, और यही इस फिल्म में मेन टेंशन का मुद्दा होता है जहाँ पर दूसरी कंट्रीज को ये लगने लगता है कि कहीं ये एलियंस अर्थ पर रहने के लिए तो नहीं आए हैं। लेकिन जैसे तैसे लुइस उनके मैसेज को डिकोड कर ही लेती है, और तब उन्हें पता चलता है कि वो एलियंस ह्यूमंस को उनकी लैंग्वेज एक गिफ्ट के तौर पर देने के लिए आए हैं, जिसकी मदद से ह्यूमंस टाइम को एक अलग तरह से महसूस कर सके। ये फिल्म हमें बताती है कि एलियंस में भी प्यार की एक भावना एग्जिस्ट करती है, और उनके और ह्यूमंस के साथ से दोनों स्पीशीज को फायदा हो सकता है। आई होप कि ये वीडियो तुम सबको अच्छी लगी होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अपने साइंस और मूवी लवर्स दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर जरूर करना। और अगर ओपनहाइमर मूवी का डिटेल्ड ब्रेकडाउन देखना है तो इस वीडियो पर क्लिक करो, और तब तक के लिए देखते रहिए सुपर नेस्ट।